तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा इसके साथ जो जुड़ा है आइडिया ऑफ द नेशन, राष्ट्र का विचार। देखिए दो शब्द हैं, एक है कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो इस चैप्टर में हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, और दूसरा हमको जो पढ़ना हुआ है आइडिया ऑफ द नेशन, राष्ट्र का विचार क्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी पैसेज हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पैसेज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेन, पेज और बुक साथ लेकर बैठे होंगे। तो आइए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, द फर्स्ट माने पहला, क्लियर मतलब साफ साफ, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, ऑफ नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का, केम विथ आया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया, इन 1789 यानी फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ कब? 1789 में। और जब ये रिवॉल्यूशन हुआ उसी के साथ विचार आया। विचार किसका आया? विचार आया नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर, फ्रांस जैसा कि आपको याद होगा क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, वाज ए फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट। फ्रांस क्या था? एक फुल फ्लेज्ड माने पूरी तरीके से क्या था? टेरिटोरियल स्टेट था, टेरिटोरियल स्टेट था। क्या कौन था? फ्रांस था। इन 1789 कब था? 1789 में, अंडर द रूल ऑफ, किसके शासन में? एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मतलब तानाशाह, निरंकुश। हिंदी में इसके लिए शब्द है निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश न हो, जिस पर कोई बंधन न हो, आप तानाशाह भी कह सकते हैं। मोनार्क का मतलब होता है राज्य। तो फ्रांस उस समय 1789 में क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी तानाशाही शासन था। द पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, द कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, चेंज मतलब परिवर्तन, दैट के माने जो हुआ, कहाँ पर? फ्रांस में हुआ। इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ पर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल परिवर्तन हुए, लेड टू वो लेकर गए ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी, वो ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी को लेकर गए कहाँ पे? अब यहाँ पर एक शब्द है ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी। तो सॉवरेंटी का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं संप्रभु, यानी सबसे ऊपर का जो आदमी होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, ताकत होती है, जो सबसे ऊपर के पोस्ट पर बैठता है, उसी पोस्ट को कहते हैं सॉवरेंटी। आसान भाषा में इसको हम सॉवरेंटी समझा देते हैं। सॉवरेंटी का मतलब होता है सबसे बड़ी सत्ता। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके देश में, फ्रांस में, तो वहाँ पर कौन कौन से चेंज हुए? पॉलिटिकल हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल हुए, और ये इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसमें सॉवरेंटी ट्रांसफ़र हो गई। कहाँ से हो गई? फ्रॉम द मोनार्की। मोनार्की मतलब एक किंग था, अब किंग से सत्ता निकल गई, उसके हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि किंग को मार दिया गया। टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, और वो सत्ता चली गई कुछ लोगों के हाथ में, और ये जो लोग थे ये कौन थे? फ्रांसीसी नागरिक थे। अब इतने पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि फ्रांस में पहले एक किंग हुआ करता था, सारी पावर इसी के हाथ में होती थी, इसी पावर को कहते हैं सॉवरेंटी, जो यहाँ हमने पढ़ा। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, तो ये किंग के पास जो पावर थी वो चली गई कुछ लोगों के हाथ में। ये जो कुछ लोग हैं ये फ्रांस के हैं, इन्होंने किंग को मारकर सत्ता अपने हाथ में ले ली, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। द रिवॉल्यूशन जो क्रांति हुई, प्रोक्लेम्ड माने घोषणा किया, दैट माने कि, इट वाज पीपुल यह लोग हैं, हु वुड जो अब, हैंसफोर्थ माने यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूट माने बनाएंगे, द नेशन मतलब राष्ट्र को, एंड शेप माने फिर आकार देंगे, इट्स माने इसके, डेस्टिनी माने भाग्य को। तो जो ये कुछ लोगों के हाथ में सत्ता गई थी, इन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि जो क्रांति हुई है उस क्रांति के बाद से अब हम फ्रांस को क्या बनाएंगे? नेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेशन बनाएंगे, यानी राष्ट्र बनाएंगे, और उस देश के भाग्य को, डेस्टिनी को हम गढ़ेंगे कि हमारे देश का भाग्य कैसा होगा
उस भाग को हम निर्धारित करेंगे। तो इतने पैसेज में इतनी चीज़ें हमको समझनी थी। अब हम नीचे के पैसेज को की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। तो सेकेंड पैसेज हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आप साफ साफ देख सकें। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत से ही, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, इंट्रोड्यूस, उन्होंने प्रस्तुत किया, पेश किया, वेरियस माने कई, मेजर्स माने चीज़ों को, एंड प्रैक्टिसेस यानी सिद्धांतों को, दैट माने जो, कुड क्रिएट माने बना सकते थे, ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक सामूहिक पहचान। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो यहाँ पर ये लिखा है कि शुरुआत से ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने कुछ ऐसे वेरियस मेजर्स और प्रैक्टिस यानी कुछ कानून कायदे लागू किए जिसकी वजह से लोगों में क्या पैदा हुआ, कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा हुई एमंगेस्ट द फ्रेंच पीपुल, फ्रांसीसी लोगों के बीच में। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी एक नया शब्द है, उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे अपने देश को लेते हैं, आप तमिलनाडु के लोगों को देखिए, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है। फिर आप बिहार के लोगों को ले लीजिए, बिहार के लोगों का खान पान अलग, बोली अलग, भाषा अलग। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, यहाँ के लोगों की बोली अलग, खान पान अलग, वेशभूषा अलग। एक और राज्य ले लीजिए, कोई मुंबई ले लीजिए, यहाँ भी लोगों का पहनावा अलग, वेशभूषा अलग, भाषा अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग। लेकिन ये यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं का भी आदमी यदि बाहर जाए, इंग्लैंड चला गया, तो इंग्लैंड में उसकी पहचान क्या होगी, इंग्लैंड में उसकी पहचान होगी इंडियन की। क्या पहचान होगी, इंडियन की। तो इंडियन क्या हुआ, कलेक्टिव आइडेंटिटी हुई। ये अलग अलग स्टेट के हैं लेकिन इनकी जो आइडेंटिटी होगी वो इंडियन होगी, और वही इंडियन इनकी क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है। और यही चीज़ घटी फ्रांस में भी, क्रांति के बाद उनकी एक क्या बनी, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी। द आइडियाज ऑफ यानी विचार किसके, ला पैट्री, ला पैट्री क्या है, द फादरलैंड यानी पितृराष्ट्र। जैसे हम अपने देश को क्या बोलते हैं, मातृ, हमारी भारत माँ कैसी है, एक महिला का रूप है। तो उनके यहाँ भी विचार है किसका, ला पैट्री। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है, ला पैट्री की मीनिंग क्या होती है। तो इसकी मीनिंग होती है द फादर लैंड, द फादर लैंड। और दूसरा क्या है, ली सिटोयन, ली सिटोयन, इसका मतलब क्या है, द सिटीजन, इसका मतलब क्या है, सिटीजन। ये पूछा जाएगा आपसे कि इसकी मीनिंग होती क्या है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। एम्फेसाइज्ड माने जोर देना, एम्फेसाइज मतलब किसी बात को बल देकर कहना या जोर देकर कहना। द नोशन माने विचार, ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, एक यूनाइटेड कम्युनिटी को बढ़ावा दिए। कौन से विचार, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, फादरलैंड यानी कि ली सिटियन यानी कि द सिटीजन। इनके विचार कि नागरिक भी होने चाहिए, फादरलैंड को होने चाहिए, और ऐसे विचारों ने उनको बीच क्या बढ़ाया, यूनाइटेड कम्युनिटी को बढ़ावा दिया। एंजॉइंग इक्वल राइट्स, और इसमें सभी लोगों को क्या मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेगा, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के तहत। यानी फ्रांस में क्रांति हुई, क्रांति के बाद इसका विचार पैदा हुआ। विचार किसका पैदा हुआ, विचार पैदा हुआ ला पैट्री की, और किसका हुआ, ली सिटियन की। इनकी मीनिंग पूछी जा सकती है। इन विचारों ने फ्रांस में बढ़ावा दिया किसको, कम्युनिटी, यूनाइटेड कम्युनिटी को। और जब यूनाइटेड कम्युनिटी बनी तो यूनाइटेड कम्युनिटी में क्या था, हर आदमी को क्या मिला, इक्वल राइट मिला। कहाँ मिला, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान के तहत मिला। जैसे हमारे देश में संविधान लिखा गया, उसमें सबको राइट्स मिले हैं। लेकिन जब इसी फ्रांस में किंग रहा करता था तब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था। किंग ने जो बोल दिया वही रूल हो गया, वही कानून हो गया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश में लागू होता है तो वहाँ किसी की मर्जी नहीं चलती। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है वही कानून होता है, यहाँ व्यक्ति कोई ऊपर नहीं होता है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांस का फ्लैग बना, ट्राई कलर, जिसमें 3 कलर थे जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वाज चूजन, चुना गया, उस 3 कलर के फ्लैग को चुना गया। टू रिप्लेस, हटाने के लिए, द फॉर्मर
रॉयल स्टैंडर्ड, जो पहले किंग का एक निशान हुआ करता था झंडा, उसको हटा के एक 3 कलर वाले झंडे को फ्रांस का फ्लैग बनाया गया। द स्टेट्स जनरल, जो स्टेट्स जनरल थे, वाज इलेक्टेड बाई बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फ्रांस में 3 कैटेगरी थी लोगों की। पहला क्या था? पहला था प्रीप्राइस्ड का, यानी जिसमें पुजारी और किंग लोग रहते थे। दूसरा जो कैटेगरी था वो था नोबल्स का, नोबल्स का मतलब होता है सामंत। और तीसरी कैटेगरी क्या थी? कॉमन पीपुल की, कॉमन पीपुल की। ये आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा। और इन दोनों को बहुत पावर मिली थी, जबकि इनके पास कोई पावर नहीं थी। जबकि सारा टैक्स कौन देते थे? ये 3rd क्लास के लोग टैक्स देते थे, और ऊपर के दोनों क्लास टैक्स नहीं देते थे। तो वह यहाँ आपको वही स्टेट जनरल मतलब 3rd क्लास वाज इलेक्टेड, एक चुना गया, स्टेट जनरल को चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुना गया। अब आप कहेंगे एक्टिव सिटीजन क्या होता है? जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वोट देने का अधिकार सबको नहीं मिला, केवल कुछ लोगों को मिला था। तो जिन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला उन्हीं को कहा गया एक्टिव सिटीजन। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और उस जो ये चुना गया स्टेट्स जनरल को, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली रखा गया। अब हम थोड़ा इस पेज को आगे बढ़ाते हैं ताकि नीचे की 2 लाइनों को पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। तो यहाँ से पढ़ते हैं। तो जो इलेक्शन के बाद एक वहाँ पर बॉडी बनी, उसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली क्या थी? यही स्टेट जनरल था। यानी स्टेट जनरल क्या था? कुछ लोग चुन कर आए, जनता के बीच उनका चुनाव हुआ, ये लोग चुनाव जीत कर आए, और ये जो चुनाव जीत कर आए इन्हीं के ग्रुप को क्या कहा गया? इन्हीं के ग्रुप को कहा गया स्टेट जनरल। और इसी का दूसरा नाम रख दिया गया क्या? नेशनल असेंबली रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। न्यू हाइम्स, न्यू मतलब नए, हाइम्स मतलब मंत्र, यानी कि कुछ होगा, उसे हाइम्स का मतलब होता है मंत्र। वर कंपोज्ड, बनाए गए, यानी नए मंत्रों को बनाया गया। ओथ टेकन, शपथ ली गई। एंड मार्टर्स कमोमेरेटेड, और जो शहीद हुए थे, जनता के बीच के जो लोग इस क्रांति में शहीद हुए थे, मार्टर का मतलब शहीद, कमेमोरेटेड मतलब उनको सम्मानित किया गया। इतनी चीज़ें हुई। क्या क्या हुआ? न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए मंत्र लिखे गए। मंत्र का मतलब राष्ट्रगान लिख सकते हैं, उसे हाइम्स का मतलब इंग्लिश में मंत्र होता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रगान आप समझ सकते हैं। तो नया राष्ट्रगान लिखा गया। ओथ टेकन, कसम खाई गई। एंड मार्टर्स माने जो शहीद हुए थे, कमेमोरेटेड उनको याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, और ये सब क्यों किया गया? ताकि फ्रांस को क्या बना सकें? एक नेशन बना सकें, एक राष्ट्र बना सकें, इसलिए सारे काम किए गए। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन करने वाला सिस्टम था, वाज पुट इन प्लेस, उसको बनाया गया। यानी अब मैं इसको समझाता हूँ। फ्रांस में एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम क्या हुआ? सारी पावर इसके हाथ में रख दी गई, सारी पावर देश की इसके हाथ में रख दी गई। इसी को कहा गया सेंट्रलाइज सिस्टम। पहले उसमें सिर्फ एक इंसान होता था जिसका नाम किंग होता था, लेकिन अब जो बना उसमें कई लोग हैं, और उसको बना दिया गया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया, वो उसको बनाया गया। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, और इसका काम क्या होता था? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इसका काम होता था फार्मूलेट माने बनाना, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, लाज माने कानून, फॉर माने के लिए, ऑल माने सभी, सिटीजन माने नागरिकों के लिए। तो सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बनता था। लेकिन जब किंग होता था तो मैंने आपको बताया ना, सिटीजन की 3 कैटेगरी थी। पहला प्राइस्ड का, दूसरा नोबल्स का, और तीसरा कॉमन पीपुल का। इन लोगों को अधिकार मिला हुआ था, जबकि इनको अधिकार नहीं मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ कानून एक जैसा नहीं है। यहाँ 2 वर्ग को ज़्यादा पावर मिली है, तीसरे वर्ग को पावर नहीं मिली है। लेकिन अब जो कानून बनेगा उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें सभी को क्या मिलेगा? समान यूनिफॉर्म लॉज होंगे, सभी के लिए एक कानून होगा। विद इन इट्स टेरिटरी, यानी फ्रांस की सीमा के भीतर जितने भी लोग होंगे सबके लिए एक कानून बनाया जाएगा। और ये काम कौन करेगा? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करेगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो आंतरिक कस्टम ड्यूटीज़ होते हैं यानी सीमा शुल्क होते हैं, एंड ड्यूज माने जो बकाया है, वर एब्लिश्ड, उनको समाप्त कर दिया गया। एब्लिश मतलब समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ? एंड
ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, माप तौल का एक पैमाना। इसका मतलब क्या होगा, माप तौल का एक पैमाना रखा गया। ये है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज एडॉप्टेड। पहले देश में अलग अलग, हर देश में फ्रांस में अलग अलग स्टेट में अलग अलग बाट होते थे। कहीं 1 किलो का बाट कुछ और है, कहीं पर 1 किलो का बाट कुछ और है। लेकिन क्रांति के बाद ये जो वेट और मेजर्स थे इनको एक जैसा बना दिया पूरे देश में, जैसे हमारे देश में है। अभी आप 1 किलो आलू लीजिए तो जो उनका 1 किलो का लोहे का किलो होता है उस पूरे देश में एक ही जैसा होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया कि फ्रांस में उसको एक जैसा बना दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स, जो क्षेत्रीय संघर्ष थे, क्षेत्रीय संघर्ष मतलब जैसे यूपी और तमिलनाडु में कोई झगड़ा हो जाए या महाराष्ट्र और बिहार में कोई झगड़ा हो जाए, इसको बोलते हैं रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। तो जो वहाँ पर क्षेत्रीय झगड़े थे उनको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया, यानी कम किया गया। एंड फ्रांस और फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन, जैसा कि इसको बोला जाता था, यानी फ्रांसीसी भाषा, रिटेन इन पेरिस, जैसा पेरिस में लिखा जाता था, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी फ्रेंच भाषा को फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बना दी गई। यानी हर आदमी की जो भाषा थी कैसी हो गई, फ्रेंच हो गई। तो इतना काम हुआ था और इस काम को करने में उन्होंने नई व्यवस्थाएं बनाई थी। आगे देखते हैं, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड। इसके बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फर्दर माने आगे, डिक्लेयर माने घोषित किया, दैट माने कि इट वाज द मिशन, यह एक मिशन था, एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द पीपुल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। इसमें कठिन वर्ड है आपके लिए, डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म मतलब होता है तानाशाही, इसका मतलब क्या होता है, तानाशाही। और दूसरा है लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना। और इसमें कोई टफ वर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं आपको, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य। तो यहाँ से फिर समझ लेते हैं पूरे का मतलब, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने घोषणा कर दी कि इट वाज ए मिशन, यह एक मिशन था, एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच पीपुल, फ्रेंच नेशन, और ये फ्रांस देश का डेस्टिनी था, भाग्य था, टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप, कि वह यूरोप के लोगों को क्या कर पाए, स्वतंत्र कर पाए, फ्रॉम डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही से। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें, टू हेल्प अदर पीपुल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, और ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि यूरोप के जो बाकी देश हैं उनमें भी लोगों को क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, आज भी हैं, कम से कम 56 देश हैं जिनको मिलाकर कहा जाता है यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, When the news of event in France reached the different cities of Europe, जब फ्रांस में जो घटना हुई क्रांति की, इसकी खबर जब अलग अलग देशों में पहुंची, स्टूडेंट्स तब विद्यार्थी, एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, तब जो छात्र थे और जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, बिगेन सेटिंग अप, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया, जैकोबिन क्लब्स, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है जैकोबिन क्लब, इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है और इस पेज पर डिफाइन किया गया है। मैं आगे डिफाइन करूँगा जैकोबिन क्लब क्या होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इंडिया का किंग था टीपू सुल्तान, वो इसी क्लब का मेंबर था। भारत का हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान इस जैकोबिन क्लब का मेंबर था। तो फ्रांस की घटना के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स थे वो और बाकी लोग भी जैकोबिन क्लब के मेंबर बनने लगे या जैकोबिन क्लब बनाने लगे। देयर एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियाँ, एंड कैंपेन्स, उनके अभियान, प्रिपेयर मैंने तैयार किए, क्या तैयार किए, उन्होंने तैयार किया, देखते हैं क्या है, दे प्रिपेयर्ड द वे, एक रास्ता तैयार किया, फॉर द फ्रेंच आर्मीज, फ्रांस की सेना के लिए रास्ता तैयार किया, विच मूव इनटू हाईलैंड, जो हाईलैंड तक जाता था। यानी इस घटना के बाद जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, जो वहाँ के एक्टिविटीज़ थे, उन्होंने एक रास्ता बनाया और उस रास्ते से क्या हुआ, फ्रेंच की सेना हालैंड तक जा सकती थी। और कहाँ जा सकती थी, बेल्जियम जा सकती थी। और कहाँ जा सकती थी, स्विट्ज़रलैंड जा सकती थी। एंड मच ऑफ इटली, इटली के कई हिस्सों में जा सकती थी इन 1790s। और बात कब की है, 1790 में।
1790 में फ्रांस के लोगों ने एक रास्ता बनाया। उस रास्ते के जरिए फ्रांस की सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बहुत हिस्सों तक पहुंच सकती थी। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, और जब हर देश में ये क्रांतिकारी घटनाएं होने लगीं, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, तो फ्रांस की सेना ने राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ें थीं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। आप भी पेज पलट लीजिए। अगला जो पेज है उस पर कुछ मैप दिया है। इस मैप को देख लेते हैं, मैप में क्या है। तो ये मैप को आप अच्छे से देख लीजिए, कौन सा देश कहाँ है, ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मैप में ये सब यूरोप के देशों का मैप है। यहाँ पर लिखा है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1855। तो ये जो मैप है ये मैप यूरोप का है। अब देख लीजिए यूरोप में कितने देश हैं, तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये आपका अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी के बाद यहाँ पर लिखा है नॉर्वे यानी स्वीडन, ये हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, वेल्स इंग्लैंड हो गया, पोलैंड हो गया, प्रशिया हो गया, डेनमार्क हो गया, ये हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया। सभी देशों को यूरोप कहा जाता है। तो यूरोप के देशों का एक हम चाहेंगे कि एक मैप को आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि कोई पूछे यूरोप के 5 देशों के नाम बताओ तो आप आसानी से बता सकें। अब आज एक पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ को और फिनिश करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। चलिए, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, जब टेरिटरी बढ़ने लगी किसकी, फ्रांस की, दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, जो फ्रांस के कंट्रोल में आई, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो जो नेपोलियन था, अब ये बहुत बड़ी हस्ती का नाम है नेपोलियन, क्योंकि यही नेपोलियन फ्रांस का बाद में लीडर था और यही वहाँ इस सारी सत्ता इसी नेपोलियन के हाथ में आ जाती है बाद में। तो नेपोलियन ने क्या किया, सेट अबाउट, इसने शुरू किया क्या, इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार इसने लागू किए। किसने, नेपोलियन ने, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, जो ऑलरेडी उसने फ्रांस में शुरू किया। अब मैं आपको बताऊं यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि नेपोलियन जब फ्रांस का राष्ट्रपति या पीएम बना तो ये बाकी देशों को जीतना शुरू कर दिया। किसने, नेपोलियन ने। और इसने जो व्यवस्था अपने देश में लागू की थी, यही व्यवस्था उसने बाकी देशों में लागू करना शुरू कर दिया। बाकी देश कौन, यूरोप के बाकी देशों में, क्योंकि ये छोटे छोटे देशों को जीतने लगा था नेपोलियन। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब क्या हुआ, थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, अभी फिर से नेपोलियन क्या किया, फ्रांस को फिर से कहाँ ले गया, मोनार्की की तरफ ले गया। पहले मोनार्की थी तो डेमोक्रेसी आई, और जब नेपोलियन के हाथ में सत्ता आई तो इसने फिर वापस डेमोक्रेसी से कहाँ लाया, मोनार्की की तरफ लाया, क्योंकि ये भी किंग की तरह बनने लगा था। नेपोलियन भी पहले अच्छा आदमी था, बाद में बुरा आदमी ये भी बन गया। तो वही लिखा है, थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। इसने क्या किया, फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया, नेपोलियन ने बर्बाद कर दिया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन शासन के क्षेत्र में, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, शासन के क्षेत्र में नेपोलियन ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए थे, बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत लागू किए थे। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, इसलिए लागू किए थे ताकि वहाँ का शासन सिस्टम था वो अधिक रैशनल बन गए। रैशनल मतलब तार्किक, रैशनल का मतलब होता है तार्किक। अपने देश में तार्किक व्यवस्था को बनाने के लिए, इफिशिएंट माने योग्य, इफिशिएंट मतलब योग्य, इसका मतलब काबिल भी होता है। तो नेपोलियन ने अपने देश को में एक काबिल और तार्किक व्यवस्था को बनाने के लिए क्या किया, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को जोड़ दिया था। तो इनकॉर्पोरेट मतलब होता है जोड़ना, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांतिकारी, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव माने होता है शासन, फील्ड माने क्षेत्र में। ये डिफिकल्ट वर्ड थे, इनको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1884, इसको अंडरलाइन करिए, लिखिए, ये क्वेश्चन बनेगा।
ये बोर्ड में पूछा जाएगा सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, तो इसको कहते हैं यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज, जब ये लागू हुआ सिविल कोड ऑफ 1804 जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, इस व्यवस्था को जब लागू किया गया तो इसके फ्रांस के देश में जो ये प्रिविलेज थे, प्रिविलेज माने होता है विशेष अधिकार, बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसको समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब नेपोलियन नहीं आया था, जब किंग था, तो यहाँ पर कुछ लोगों को क्या मिला था, कुछ लोगों को मिला था प्रिविलेज मिला था। प्रिविलेज क्या होता है, मैंने बताया, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। अभी किंग है, किंग के जो मंत्री हैं, इसके जो अधिकारी हैं, इनको विशेष अधिकार मिला था। विशेष अधिकार क्या था कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन इनके जो नीचे लोग रहते थे इनको टैक्स देना पड़ता था और इनके पास अधिकार भी नहीं थे। लेकिन जब नेपोलियन आया तो ये जो ऊपर के वर्ग थे जिनको विशेष अधिकार मिला था, प्रिविलेज मिला था, नेपोलियन ने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। प्रिविलेज को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उस जब ख़त्म कर दिया तो उससे क्या हुआ, इस्टेब्लाइज माने स्थापित किया, इक्वलिटी माने समानता, बिफोर माने सामने, ला माने कानून के, यानी कानून की निगाह में अब सब लोग बराबर हो गए। कब, जब ये सिविल कोड ऑफ 1804 जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, ये जब लागू हुआ तब। और इससे और दूसरी क्या चीज़ मिली, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार मिल गया। संपत्ति का अधिकार क्या होता है, कोई आदमी जितना संपत्ति, पैसा, रुपया, जमीन रखना चाहे रख सकता था। हमारे देश में भी ये अधिकार मिला था, लेकिन 1976 में इसे ख़त्म कर दिया गया। अब हमारे देश में ये लीगल राइट बन गया है, क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब इस कोड को फ्रेंच कंट्रोल के अंडर बहुत सारे क्षेत्रों को लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक में, इन स्विट्जरलैंड में, इन इटली में भी, एंड जर्मनी, यहाँ भी। अब इतने देशों में क्या हुआ, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया, यानी कि और आसान बना दिया। एब्लॉइज्ड फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इस शब्द को आपको समझना है कि ये फेडरल सिस्टम जो दिया गया है इसकी मीनिंग क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। फेडरल सिस्टम की मीनिंग क्या होती है उसको यहाँ समझते हैं। पहले किंग हुआ करता था, तो जब किंग होता था, यहाँ समझिए, किंग था, किंग क्या करता था, जब ये किसी मंत्री से खुश होता था, अपने किसी अधिकारी से, तो यहाँ पर एक एरिया का मालिक बना देता था। अब इसी को व्यवस्था को कहते थे फेडरल सिस्टम। क्या कहते थे, फेडरल सिस्टम कहते थे। इस सिस्टम को नेपोलियन ने क्या किया, समाप्त कर दिया। एंड फ्रीड, और स्वतंत्र कर दिया, पीजेंट माने किसानों को, फ्रॉम द सर्फडम माने गुलामी से, एंड मैनोरियल ड्यूज, और गुलामी से। अब ये शब्द आपके लिए नया है, मैं इसको समझा देता हूँ। पहला शब्द है सर्फडम और दूसरा शब्द है मैनोरियल ड्यूज से। सर्फडम क्या होता है, जैसे एक आदमी है, एक गुलाम रखते थे अपने घर पे और इनसे काम करवाते थे, किसके बदले में, क्योंकि ये लोग इसके उधारी लिए थे और चुका नहीं पाते थे, तो दूसरे ये बंधक बन जाते थे। तो इस व्यवस्था से नेपोलियन ने किसानों को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। यानी इस व्यवस्था को ही नेपोलियन ने क्या किया, समाप्त कर दिया। अब हम नीचे 2 लाइनें और हैं, उनको थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं, और आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में। तो देखते हैं कहाँ से पढ़ना है हमको, यहाँ से। इन द टाउन्स टू, शहरों में भी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब व्यापारियों पर जो प्रतिबंध लगे थे, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध लगे थे, उनको रिमूव किया गया, हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वर इम्प्रूव्ड, उनको बढ़िया बनाया गया। पीजेंट किसानों को, आर्टिसन कलाकारों को, वर्कर्स काम करने वाले लोगों को, न्यू बिजनेस में नए नए उद्योगपतियों को क्या किया गया। नीचे अगले पेज पे देखते हैं क्या लिखा है इनके बारे में। उद्योगपतियों को
enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम, उनको नई आज़ादी मिली। ऊपर जो लिखा गया है उतने लोगों को नई आज़ादी मिली। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, जो बिजनेसमैन थे या छोटे स्तर पर जो लोग सामानों को बनाते थे यानी व्यापारी थे छोटे स्तर के, इन पार्टिकुलर मैंने विशेष रूप से बिगैन टू रियलाइज, उन्होंने महसूस करना शुरू किया दैट यूनिफॉर्म लॉज, जो समान कानून बने थे, नेपोलियन कोड बना था, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, जिसने माप तौल को एक समान बना दिया, एंड कॉमन नेशनल करेंसी, पूरे देश के लिए एक करेंसी लागू की गई, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वो आसान बनाएगी किसको, मूवमेंट को, मूवमेंट माने आना जाना, एंड एक्सचेंज माने अदला बदली, ऑफ गुड्स माने सामानों का, यानी अब उस व्यवस्था से जो सामानों की अदला बदली है, जो सामानों की आवाजाही है, उसको फैसिलिटेट करेगी यानी आसान करेगी। क्या आसान करेगी, कॉमन नेशनल करेंसी, यानी पूरे देश की जो एक करेंसी हो गई थी उसको, एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और एक जो कैपिटल था वो राजधानी एक बना दी गई, उससे भी इनको क्या मिली, सुविधा हुई। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, इस पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे। चल, तो आज की वीडियो में इतना ही।